हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 4 और इसके पहले सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 3 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की समस्या में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसे अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। और संवेदी गत्यात्मक अवस्था की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 12 से 16 वर्ष। और बच्चों की समस्या में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के एज में कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण कारक संस्था है। ऑप्शन ए है निकटतम परिवार, बी है सांस्कृतिक धारणाएं, सी है धार्मिक संगठन, डी है मुद्रित संचार माध्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निकटतम परिवार। तो परिवार, माता पिता, पास पड़ोस, ये सब लोग प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार व्यवस्था, ये सब द्वितीय समाजीकरण की संस्था में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर विकास के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। यहाँ पर है केवल आनुवंशिकता का ही, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, जबकि विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों और लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए है समावेशन, बी है समायोजन, सी है वर्गीकरण, डी है संकल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशन। तो स्कीमा का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा है वो मस्तिष्क में अवधारणा बनाया हुआ है बिल्ली का, और जब वो बिल्ली उसके सामने दिखती है तो वो कहता है कि हाँ ये बिल्ली है, वो पहचान जाता है, तो बिल्ली का वो समावेशन कर पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जैविकी डॉट योग्यताएं जैसे कि चलना डॉट के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकी डॉट की योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो जैविकी योग्यताएं हैं जैसे कि चलना, वो कौन सी अवस्था है, प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है सेकंड कि जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखना, वो कौन सी अवस्था है, द्वितीयक है या प्राथमिक है। ऑप्शन है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन, बी है द्वितीयक परिवेश के साथ आनंदित अंतःक्रियाएं प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन, तो ये नहीं होगा। सी है प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन द्वितीयक स्वयं निर्देशन अभ्यास, ये भी नहीं होगा। डी है द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन की विलगता प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन, ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर प्रश्न यही कहा है कि जैविकी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, तो परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं, यहाँ पर परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं हो जाएगा के माध्यम से हासिल हो सकती है। फिर यहाँ पे कहता है जैविकी, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए अस्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर अस्पष्ट अनुदेशन हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। ऑप्शन ए है बी एफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत, बी है लॉरेंस कोहल बर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, सी है लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत चर्चा और विवाद को बहुत महत्व देता है। सातवां प्रश्न है, एक विद्यार्थी को इस सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती हैं। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। प्रश्न ये कहता है कि अगर कोई विद्यार्थी है वो किसी सवाल को हल कर रहा है और वो करने में असमर्थ है, तो कोई अध्यापिका उसकी थोड़ी मदद कर देती हैं या फिर संकेत दे देती हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि लेवाइगोत्स्की इस मदद को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अनुकूलन, सी है पाठ, डी है आत्मसातकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ। और पाठ को ढांचा भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसे मचान के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है। ऑप्शन ए है परिकल्पित स्थितियाँ, बी है कागज कलम आधारित परीक्षा, सी है चित्रकला, डी है रिपोर्ट्स कार्ड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियाँ। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का जो चरण दिया है वो 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण जो इन्होंने दिया है वो पूरे परंपरागत स्तर, दूसरा चरण दिया है परंपरागत स्तर, तीसरा चरण इन्होंने दिया है उत्तर
परंपरागत। 9वां प्रश्न है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किस पर महत्व देते हैं? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बी है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्र प्रविधियों को, इसलिए भी गलत हो जाएगा, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, यहाँ पर है अनदेखा इसलिए भी गलत हो जाएगा, डी है चिंतन के अभिसारी तरीकों को, यहाँ पर अभिसारी है, अगर यहाँ पे अपसारी होता तो सही होता, अभिसारी है ये निगेटिव टैग वर्ड है और प्राथमिक बच्चों के लिए ये उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी गलत होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को रचनावाद का समर्थन करने में महत्व देते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना किसके लिए की जाती है? क्योंकि ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बी है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के रूप में मानते हैं, सी है परीक्षा निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, डी है स्मृति तक और मौखिक कौशलों में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसके लिए की जाती है क्योंकि परीक्षा निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, इसीलिए बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना की जाती है। 11वां प्रश्न है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक है, बी है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, सी है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, डी है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा चिंतन को सुशासित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा और विचार के संदर्भ में जो कथन सही है ऑप्शन डी सही है, ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुशासित करती है। 12वां प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, ऑप्शन ए है जैविक, बी है सामाजिक, सी है चिकित्सा, डी है यादृच्छिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। तो जो जेंडर है वो समाज के द्वारा ही बनाया गया है, वो समाज के द्वारा ही निर्मित है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक। 13वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। यहाँ पर है मानकीकृत और मानकीकृत जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है मेरे दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। अभिकथन बी कहता है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। यहाँ पर फिर से आ गया है मानकीकृत, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मक आकलन है, ऑप्शन ए है सत्र के अंत में किया जाता है। तो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं द्वारा जो किया जाता है वो योगात्मक आकलन होता है, ना कि रचनात्मक आकलन। बी है केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से किए जाते हैं, यहाँ पर केवल मानकीकृत है इसलिए गलत हो जाएगा। डी है केवल एक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक विशिष्ट शिक्षक लिखा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा कोई भी क्रियाकलाप कोई कार्य कर रहा है तो उसी दौरान उसका आप मूल्यांकन कीजिए, उसका आकलन कीजिए, वही रचनात्मक आकलन होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? ऑप्शन ए है बंद अंत वाले आधारित प्रश्न पूछना, तो ये नहीं होगा, सी है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा, डी है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। 16वां प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए है प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, बी है सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखी की जाए, इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे अनदेखी की बात की जा रही है, सी है उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, डी है विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी, यहाँ पे दूरी है कायम रखा जाए, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। 17वां प्रश्न है, डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, ऑप्शन ए है लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, गलत हो जाएगा, बी है बहुत विकसित, यहाँ पर बहुत है विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, वो डिस्लेक्सिया से जब ग्रसित हैं तो कहाँ आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डिस्लेक्सिया से ग्रसित जो विद्यार्थी होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? तो यहाँ पर है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कम दिखाई दे रहा है, उनके लिए कौन सा कथन बाधक बन सकता है? यहाँ पर है बाधक, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा जब भी आप एग्जाम में बैठे। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड की गई शब्द सामग्री, तो ये तो सही होगा, बी है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये भी सही होगा, सी है दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, तो ये भी सही होगा, डी है लिखित, ऑप्शन डी है लिखित या मुद्रित सामग्री, एक तो विद्यार्थी को दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आप उनसे लिखवा रहे हैं या फिर मुद्रित सामग्री का प्रयोग करवा रहे हैं, तो ऑप्शन डी उनके समावेशन में बाधक बन सकता है।
19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिक्रियाशील विकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है उच्च अवधान अवधि, बी है दृढ़ आवेगशीलता, सी है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, डी है सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ आवेगशीलता ऐसे विद्यार्थियों में रहती है जो ध्यानाभाव और अतिक्रियाशील ADHD से पीड़ित होते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है उच्च स्तर की भौतिक क्षमता, बी है रचनात्मक की कमी तो नहीं हो सकती है क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सी है बाधित संप्रेषण कौशल, ये भी नहीं होगा, डी है दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च स्तर की भौतिक क्षमता। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो बच्चे हैं उनमें जो विशेषता पाई जाएगी वो उच्च स्तर की सोच वाली पाई जाएगी, उच्च स्तर की भौतिक क्षमता पाई जाएगी। 21वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उससे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अभिकथन आर कहता है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पर है निष्क्रिय, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि निष्क्रिय जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। अभिकथन ए में कहा गया संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, इसीलिए अभिकथन ए सही हो जाएगा, अभिकथन आर गलत होगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। 22वां प्रश्न है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। ऑप्शन ए है निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में अक्षम, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है विवेचना करने में सक्षम पद निर्माण करने में अक्षम, इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है ना तो निर्माण और ना ही विवेचना करने में सक्षम, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम होगा। 23वां प्रश्न है, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्र पर प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, बी है परीक्षा केंद्रित, सी है शिक्षक केंद्रित, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो जहाँ पर मेरे दोस्तों परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, ये सब जो है वो गलत होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है, होगा बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर है नहीं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है सहभागिता के बहुविध साधन, बी है भेदभाव के बहुविध तरीके, सी है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, डी है अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के बहुविध तरीके सार्वभौमिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुरूपात्मक चिंतन, बी है कार्यात्मक स्थिरता, सी है प्रतिक्रिया समुच्चय, डी है अभिसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुरूपात्मक चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है। 26वां प्रश्न है, एक अध्यापक सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, बी है विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी, यहाँ पे कम अपेक्षाएं हैं इसलिए गलत हो जाएगा, सी है महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना, यहाँ पे है महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना, इसलिए भी गलत हो जाएगा, डी है विद्यार्थियों में कोई व्यवस्था नहीं हो देनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। 27वां प्रश्न है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब? ऑप्शन ए है विषय वस्तु वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, बी है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। जब कहीं भी मेरे दोस्तों बहुत ही आ जाए, केवल आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, ऐसे वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड होते हैं। यहाँ पर है बहुत ही अमूर्त एवं जटिल भी है, तो जटिल भी शब्द नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी है विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे है असंबद्ध। डी है पूरे गान के संबद्धता स्थापित ना की जाए, यहाँ पर है ना की जाए, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु का वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। 28वां प्रश्न है, भावात्मक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है नहीं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है भावनाएं कौशलों को प्रभावित करने वाले सूचना को प्रभावित करती हैं, तो ये करती हैं। बी है भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होती हैं, ये भी सही होगा। डी है भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं, ये भी सही होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है भावनाओं के बारे में कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो कथन सही नहीं है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसीलिए गलत है, जबकि भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये जो है अगर पूछा होता भावनाओं के बारे में सही है तो ये सब सही है, यहाँ पर पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वही सही है। 29वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सिद्धांत मौजूद होते हैं। अभिकथन आर कहता है इस प्रकार की समझ पूरी अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। अभिकथन आर में है अनदेखी करनी चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन में है कि पूरे छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सिद्धांत मौजूद होते हैं, इसीलिए अभिकथन ए सही हो जाएगा, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण की और पूछा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, बी है रुचि, सी है अस्पष्टता के लिए चाहत, डी है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है, ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा। जिज्ञासा, रुचि, अस्पष्टता के लिए चाहत, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।